और अब आप सबसे पहले आपको बताता हूं कि पाठशाला में आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं। तो पाठशाला में टीम इंडिया की हार पहले से तय थी क्या, इसका प्रश्न और इस प्रश्न का जवाब ढूंढता हुआ चैप्टर। कोहली, शास्त्री और किसने तय की हार। देश सदमे में है कि टीम इंडिया कैसे हार रही है इतने बुरे तरीके से, लेकिन वो हार क्या पहले से तय थी और किस किस ने तय की, ये आज आपको पाठशाला में बताऊंगा। पाठशाला में इंडिया की तय हार पर बड़े सबूत रखूंगा। इसके अलावा टिकैत की धमकी वर्सेस किसानों का फायदे वाला चैप्टर और आंदोलन वर्सेस मोदी, किसने किसान का कितना फायदा किया है, आज इसका डेटा आपके सामने रखूंगा। आखिर में मुगल सीरीज में अकबर का सबसे बड़ा सदमा क्या था वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पाठशाला में स्पोर्ट्स की क्लास। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स की क्लास लगाने की वजह है क्रिकेट के दीवाने देश में जब वर्ल्ड कप में आप एक नहीं दो मैच हार जाएं, दो मैच, और वो भी बैक टू बैक हार जाएं, एक पाकिस्तान से हार जाएं, एक न्यूजीलैंड से हार जाएं, और कायदे से कहूं तो हारे नहीं बल्कि छीछा लेदर कराएं। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप इस तरीके से हार रहे हो कि आपके बल्लेबाज 71 बॉल में 4 और 6, एक भी 4 और 6 ना मार पाए, मतलब बाउंड्री मार ही ना पाए। 2 मैच में आपकी टीम जो है वो सिर्फ 2 विकेट ले पाए, सिर्फ 2 विकेट। आप स्पिनर्स पर रन ना मार पाए, जिनको एशियन क्रिकेटर्स को कहा जाता है, एशियाई टीम्स को, कि अरे वो तो सपने में भी स्पिनर को छक्का मार सकते हैं, वहां स्पिन के सामने टीम इंडिया जो है वो ढेर हो जाए, मार ही ना पाए इनको, तो ऐसी हार को छीछा लेदर कहा जाता है। और देश के क्रिकेट प्रेमियों का सदमे में रहना लाजमी है। लेकिन जब आपको यह पता चले कि जो हार भारत को मिली वो हार तय थी, तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी। और आज आपको बताऊंगा कि वो टीम इंडिया की हार तय कैसे थी, हार की स्क्रिप्ट कैसे पहले लिखी जा चुकी थी, कोहली, शास्त्री और कौन था जिसने यह हार तय कर दी थी। आज पाठशाला में आपको यह बताऊंगा, सबूत रखूंगा आपके सामने। लेकिन वो सबूत रखूं उससे पहले आपको सुनवाना चाहता हूं जरा विराट कोहली साहब को। आपको सुनना चाहिए, टीम इंडिया के कप्तान हैं, आखिरी कप्तानी कर रहे हैं ये T20 में, उसके बाद वो भी छोड़ देंगे। लेकिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली जो हैं, वो मैच कैसे जीतना है इसको लेकर क्या कहते हैं, ये तो बात की बात है। उनके पास इसके अलावा बहुत सारे टिप्स हैं। दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ने हैं, पिछली बार बता रहे थे, इस बार आकर बता रहे थे कि दिवाली कैसे मीनिंगफुल बनानी है, उसके टिप्स वो देंगे। पहले जरा कोहली साहब की ये टिप्स सुनिए, फिर आता हूं जरा सबूतों पर कि कैसे हार तय थी। It's been a tough year for all of us, all around the world, but especially in India, with Wave 2 hitting hard in 2021. As we get ready for Diwali in this festive season, I'll be sharing some of my tips for you to celebrate with loved ones and family. ये इस बार का है, कह रहे मैं बताऊंगा दिवाली कैसे मनानी है, जैसे देश को पता ही नहीं कि दिवाली कैसे मनानी है, मीनिंगफुल दिवाली कैसे मनानी है। पिछले साल बता रहे थे कि पटाखे मत फोड़िए, सुनिए जरा इनको। Happy Diwali from me to you and your families. May God bless you with peace, prosperity and happiness this Diwali. Please remember, do not burst crackers, protect the environment and have fun at home with your loved ones with a simple diya and sweets on this auspicious occasion. God bless you all. Take care. कोहली साहब सब बताएंगे देश को कैसे दिवाली मनानी है, कैसे पटाखे नहीं फोड़ने हैं, कैसे मीनिंगफुल दिवाली मनानी है। अरे पहले अपनी टीम को बताइए जीतना कैसे। और विराट कोहली जो है वो सोशल मीडिया पर ज्ञान तो दे रहे थे, लेकिन मैदान, क्रिकेट के मैदान पर बतौर कप्तान उनका ज्ञान, भाई बैट्समैन जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बतौर कप्तान आपका ज्ञान कहां है। पाकिस्तान से हार के बाद विराट कोहली ने क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको पता है? एक बार सुनिए उसको, फिर आगे की बात बताता। We know exactly how the game went and where it went wrong, and we have absolute clarity of that, and that's a good thing to know, that where you went wrong as a team, so that we can work on it and try and correct it and move forward, because we still have a lot of matches in this tournament, and if we stick to the processes we follow, we definitely feel like we can overcome these mistakes. But
विराट कोहली के शब्द सुनिए, वो जैसे कहीं आपकी क्लास लगने वाली हो, टीचर बुला के पूछ ले कि इतने कम नंबर कैसे आए, तो आप ज्ञान नहीं देते कि हमको सब पता है कहां कहां सर सुधार करना है, अगली बार तो 100 ला देंगे सर। कह रहे हैं हमको एग्जैक्टली पता है कि कहां कहां गलती की पाकिस्तान के मैच में, यह हमारे साथ बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं इस चैप्टर पर आगे आपको बताऊं, उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं एनवायरमेंट समिट में, आपको वहां लिए चलता हूं। ज्ञान का ये प्रवाह नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। लोकल कंडीशन के अनुरूप लाइफस्टाइल्स का संरक्षण भी एडेप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। तीसरा, एडेप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हो किंतु पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। लोकल एडेप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की पहल की थी। मैं सभी देशों को इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, Narendra. Thank you, Prime Minister Modi. Let's go now to Joe Biden, President of the United States of America. Well, thank you very much. पीएम नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि दुनिया को कैसे बचाना है। आज हम आपको बता रहे हैं कि टीम इंडिया को आगे न हारे, इससे कैसे बचाना है। और इसके लिए समझना होगा कि कोहली साहब के पास ज्ञान बहुत है देने के लिए, दिवाली के पटाखों से लेकर दिवाली मीनिंगफुल बनाने तक। उसके बाद अभी आपको सुनवाया, कह रहे थे कि हमको पाकिस्तान की हार में एकदम पता है एग्जैक्टली कि कहां कहां गलती की, और उसके बाद जाके न्यूजीलैंड से ऐसे हारे हैं छीछा लेदर करा के। अरे सब पता था कि कैसे हारे हैं, कहां सुधार करना है, तब यह हाल था आपका कि आपसे जो है वहां पर रन नहीं बन रहे। आप खुद कह रहे हैं कि बैट्समैन निडर होकर नहीं खेल पा रहे। अच्छा, अभी जरा आपके सामने हार की वजह रखता हूं, कैसे हार तय थी आपको बताता हूं। उससे पहले जरा इनके बॉलर है जसप्रीत बुमराह, उनको भी सुनिए एक बार। Absolutely. Sometimes you need a break. You miss your family. Sometimes you've been on the road for 6 months. So all of that sometimes play on the back of your mind. But when you're on the field, you don't think about all of those things. You don't control a lot of things, how the scheduling goes on or what tournament is played when. So yeah, obviously staying in a bubble and staying away from your family for such a long period of time does play a role on the player's mind as well. ये कह रहे हैं कि इतने दिन से हम लोग खेल रहे हैं कि वो सब का इफेक्ट तो थोड़ा बहुत पड़ता ही है। आईपीएल खेलते वक्त इन लोगों को नहीं समझ में आता है, जब इतने इतने दिन से खेल रहे हैं, अभी तो सबकी फैमिली वहां है, सबके साथ मिल रहे हैं आप लोग। लेकिन ये खिलाड़ी ज्यादा क्रिकेट की शिकायत आईपीएल के दौरान नहीं करते। टीम हार रही है तो ज्यादा क्रिकेट की बात करने लगे। खैर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं यह हार कैसे तय थी। और इस हार को तय किया था टीम के सिलेक्शन ने। विराट कोहली, रवि शास्त्री और टीम मैनेजमेंट के जो लोग भी टीम को चुन रहे थे, उन्होंने परफॉर्मेंस को तवज्जो नहीं दी। वहां मनमर्जियां चली। जैसे नहीं होता है कि गली क्रिकेट में आप कितने भी रन बना दीजिए, लेकिन जब मैच खेलने मैदान में जाएंगे तो भैया लोग खेलेंगे, आपको नहीं खेलने मिलेगा। तो यहां भैया लोग की टीम खेल रही थी। बड़े बड़े लोगों की टीम नहीं होती है, बड़े भैया लोगों की टीम, वो टीम खेल रही थी। अब आपको टीम दिखाता हूं, हार कैसे थी। सिलेक्शन में, सिलेक्शन का कांड देखिए, और ये कांड ही है जैसी टीम इन्होंने चुनी है। जरा इसको देखिए। सबसे पहले देखिए कोहली, 9 मैच 447 रन, और इनका औसत कितना है 49 का। चलिए ठीक है, इन्होंने तो रन बनाए, कप्तान है, बढ़िया प्लेयर है, खेल रहा है। अब इसके बाद से देखिए ऋषभ पंत, 7 मैच 165 रन, औसत 23 का। ये पिछले कुछ मैचेस इनके T20 के दिखा रहा हूं। पिछले T20, पिछले 7 T20 में इन लोगों का प्रदर्शन कैसा रहा है जरा देखिए।
ऋषभ पंत 7 मैच में 165 रन बनाने वाले खेल रहे हैं, टीम में। अब आप देखिए ईशान किशन 5 मैच 88 रन और इनका औसत है 17 का। ये भाई भी खेल रहे हैं, खिलाइए जिसको मन खिलाइए, आपकी मर्जी है। हार्दिक पांड्या को देखिए, हार्दिक पांड्या को लेकर इतना माहौल है कि जैसे ये नहीं खेलेंगे तो टीम डूब जाएगी, कहीं हॉस्पिटल गए तो जल्दी बुलाओ उसको। इनका पिछले T20 में प्रदर्शन देखिए, 8 मैच 130 रन, औसत देखिए 16 का औसत है इनका। लेकिन हार्दिक पांड्या खेलेंगे, बॉलिंग करते हो ना करते हो, हाथ चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन हार्दिक पांड्या खेलेंगे क्योंकि भैया कोहली भैया ने बोल दिया खेलेंगे तो खेलेंगे। फिर आप गजब बात कर रहे हैं, भैया लोग की टीम है ना। ये क्यों खेल रहे हैं मुझे बताइए। शार्दुल का परफॉर्मेंस देखिए, 6 मैच 185 रन, इनका औसत 30 का हुआ करीब। ये भी खेल रहे हैं। ये आपको प्लेइंग 11 दिखा रहा है उनका। अब जरा देखिए आप प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, इन लोगों का प्रदर्शन आप खाली देखते जाइए, ये लोग किस प्रदर्शन के साथ ये टीम बनाई गई कि ये लोग खेलेंगे। पिछले 5 मैच इन्होंने T20 में खेले, 105 रन। ये रोहित शर्मा का स्टैट है, 21 का औसत। लेकिन रोहित शर्मा खेलेंगे। कोई भी टीम परफॉर्मेंस को तवज्जो देती है, यहां आपका ट्रैक रिकॉर्ड चलता है। KL राहुल 6 मैच पिछले T20 के जो इन्होंने खेले इंटरनेशनल मैच, उसमें 36 रन, 6 का औसत है। चलिए ठीक है, इनका तो आईपीएल में अभी हाल में प्रदर्शन ठीक था, लेकिन प्रदर्शन उसके पहले देख लीजिए। सूर्य कुमार यादव, इनका प्रदर्शन 5 मैच 150 रन। ये हमारी प्लेइंग 11 का प्रदर्शन दिखा रहा हूं, किस प्रदर्शन के साथ ये लोग खेलने आए थे। भुवनेश्वर कुमार, इनका प्रदर्शन क्या था, 9 मैच 9 विकेट, मतलब हर मैच में मान के चलिए औसत 1 विकेट ले रहे थे। शार्दुल बतौर बॉलर इनका देखिए, 6 मैच 8 विकेट। बुमराह 10 मैच 10 विकेट, एक मैच में औसत 1 विकेट। मोहम्मद शमी का देखिए प्रदर्शन, किस प्रदर्शन के साथ वो टीम में आए थे जरा देखिए। आखिरी 6 मैच में इन्होंने भाई साहब ने लिए 2 विकेट, लेकिन इनकी आलोचना कर दीजिए तो इनका धर्म जो है वो लोग मुद्दा बना देते हैं कि अरे इनको इसलिए बोल दिया क्योंकि ये मोहम्मद शमी। अरे 6 मैच में आखिरी T20 जो इन्होंने खेला, आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूं, 2 विकेट लेने वाला आदमी जो है वो मैच खेल रहा है। क्यों भाई, हमारे पास प्लेयर नहीं बचे, खत्म हो गए प्लेयर। वरुण चक्रवर्ती का देखिए, 5 मैच 2 विकेट, लेकिन खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। खिलाइए भैया, बड़े भैया लोग की टीम है, कोहली भैया ने बोल दिया, शास्त्री भैया ने बोल दिया तो खेलेंगे तो खेलेंगे। अच्छा, ये लोग आईपीएल में जो प्लेइंग 11 अभी टीम इंडिया की खेल रही है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हारी, उन लोगों का आईपीएल में प्रदर्शन कैसा था, इसका जरा आपको दिखाता हूं। यहां प्रदर्शन डालिए जरा इनका। केएल राहुल जो ओपनिंग कर रहे हैं, उनका आईपीएल में प्रदर्शन कैसा था, क्योंकि आईपीएल के जस्ट बाद खेल रहे, चलिए हो सकता है आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन हो। केएल राहुल 13 मैच 626 रन, औसत इनका 62 का था, जो मैंने अभी आपको बताया था कि चलिए ठीक है T20 में नहीं कर रहे थे, इंटरनेशनल T20 में, लेकिन आईपीएल में चलिए अच्छे फॉर्म में थे तो इनको खिलाया। विराट कोहली का डालिए। विराट कोहली 15 मैच में 28 के औसत से खेले हैं, 405 रन बनाए। कप्तान है, खेलेंगे ही, चलिए इनको खिलाइए, इनको भी खिला लिया आपने। रोहित शर्मा का औसत देखिए 29 का है, 13 मैच में 381 रन बनाए, बेस्ट था 63 रन का, मात्र 29 का औसत, लेकिन रोहित शर्मा खेल रहे हैं। ईशान किशन 10 मैच में 241 रन बनाने वाला खिलाड़ी, 26 का औसत, लेकिन खेल रहा है, 26 का औसत।
रविंद्र जडेजा, इनका देखिए 16 मैच में 227 रन बनाए, 12 इनिंग इन्होंने खेली, इनका औसत बढ़िया है 75 का, चलिए इनको खिलाया, परफॉर्मेंस ठीक था। ऋषभ पंत 16 मैच 419 रन बनाए, 34 का एवरेज। ये लोग आईपीएल में ये प्रदर्शन करके आए थे। हार्दिक पांड्या को देखिए, हार्दिक पांड्या 14 का औसत है इनका आईपीएल में इस बार, लेकिन हार्दिक पांड्या खेलेंगे भाई, माहौल पूरा बनाया हुआ था, बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन खेलेंगे। 14 के औसत वाला प्लेयर, क्योंकि उन्होंने पहले जिताया है ना भाई। आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, मुझे बताइए, ऐसा चलता है कि सर हमने पिछली फाइल बहुत बढ़िया भर दी थी सर, पिछला वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कर दिया था सर, अब हमको नौकरी से कभी मत निकालिएगा, ऐसा होता है? रोज हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, पानी निकालते हैं। और ये लोग ये मत सोचिएगा कि अरे भाई इन लोगों की आलोचना क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इतना ही प्यार हम लोग देते हैं। तो जब नहीं कीजिएगा तो आलोचना भी होगी, ताकि इसी आलोचना से जागिए। तो जसप्रीत बुमराह का डालिए, जसप्रीत बुमराह 14 मैच में 21 विकेट लिए थे, इकोनॉमी 7.45 की थी, औसत था यानी करीब 20 रन देने पर 1 विकेट ले रहे थे, 20 रन देकर 1 विकेट। शार्दुल ठाकुर 16 मैच आईपीएल में खेले, 21 विकेट लिए, 25 रन पर 1 विकेट ले रहे थे, इकोनॉमी देख लीजिए 9 की है। मोहम्मद शमी, इन्होंने आईपीएल में क्या कारनामा किया, 14 मैच में 19 विकेट, औसत 20 का है, 20 रन देकर 1 विकेट ले रहे थे। तो मतलब अगर इनको 5 विकेट लेना है तो 100 रन देंगे तब विकेट लेंगे 5। वरुण चक्रवर्ती 17 मैच में 18 विकेट लिए और 25 का औसत है, मतलब 25 रन देने पर 1 विकेट ले रहे हैं, लेकिन ये भाई खेल रहे हैं। अच्छा, टीम इंडिया में सुपरस्टार खिलाड़ियों की भरमार है, उसके बाद भी टीम लगातार 2 मैच हार गई। तो इन लोगों का प्रदर्शन, जो स्टार्स है, उनका स्टार्स का प्रदर्शन आपको देखना चाहिए। जो स्टार है, स्टार का प्रदर्शन नाम से जो चलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इनकी इतने बड़े खिलाड़ी, इन्होंने इतना मैच जिताया, बहुत बढ़िया, लेकिन आपने किसी ओलंपिक, अब आपने नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड दिला दिया, और अगर वो नहीं दिलाएंगे, उनसे बेहतर कोई होगा और उनको बार बार भेजा जाएगा, तो आप कहेंगे ना कि ये तो नाइंसाफी है। रोहित शर्मा T20 में इनका प्रदर्शन ठीक है, एक जमाने में बढ़िया था, लेकिन आज की तारीख में क्या है उसको देखना पड़ेगा आपको। 113 मैच रन और औसत, ये देखिए मैच इन्होंने खेले 113, रन बनाया 2878, और इनका औसत है 31.97, मतलब 32 रन हर मैच में औसत मार रहे हैं। और ये भी पहले वाला है, इधर इनका परफॉर्मेंस और गिर गया है। अब जो मोहम्मद शमी खेल रहे हैं, मोहम्मद शमी का T20 में प्रदर्शन देखिए। ये लोग क्यों खेल रहे हैं मुझे बताइए। 31 साल इनकी उम्र है, 14 मैच में 12 विकेट इन्होंने ले लिया, 14 मैच में 12 विकेट जो इन्होंने T20 खेले हैं, और इनका औसत है 40.16 का औसत है, मतलब 40 रन देते हैं तो 1 विकेट लेते हैं। इकोनॉमी जो है वो 10 की इकोनॉमी है। अब आप मुझे बताइए मोहम्मद शमी को क्यों खिलाया जा रहा है टीम में, ये बताइए। कोई ऐसी टीम नहीं है जो T20 में खेल रही हो कि वही टीम टेस्ट भी खेले, वही टीम वनडे भी खेले और वही टीम T20 भी खेले, लेकिन यहां इंडिया में चल रहा है मोहम्मद शमी खेल रहे। किस बात के लिए खेल रहे हैं ये बताइए मुझे, क्यों खेल रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप प्रदर्शन देखिए टीम इंडिया की, जो लगातार हार से पब्लिक में गुस्सा है। पब्लिक पूछेगी ना भाई कि आप इनको क्यों खिला रहे हैं। आपके मन में जिसको आएगा उसको खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है। कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखिए जिनको, जैसे अश्विन है, अश्विन वहां बेंच पे बैठे हुए, ये क्यों नहीं खेलते हैं ये भगवान जानता है, या विराट कोहली और रवि शास्त्री जानते हैं कि ये अश्विन को वो लोग क्यों नहीं खिलाते हैं, ये सिर्फ वही जानते हैं। ये 46 मैच में 52 विकेट और 22 है, औसत मान लीजिए 23 का है, मतलब हर 23 रन पर 1 विकेट लेते हैं। 40 रन देके 1 विकेट लेने वाला मोहम्मद शमी खेल रहे हैं, लेकिन अश्विन नहीं खेल रहे हैं, और अश्विन मैच विनर है।
मुश्किल वक्त में विकेट निकालना, मुश्किल वक्त में रन रोकना, इस व्यक्ति, और इनको बैटिंग नहीं आती है क्या? वरुण चक्रवर्ती से तो बेहतर ही बैटिंग करते हैं ना, लेकिन इनको नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका मन है नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है। भैया जी कहीं कि नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। कुलदीप यादव, इनका प्रदर्शन देखिए कुलदीप यादव का। 23 T20 में इन्होंने 41 विकेट लिए। 23 T20 में 41 विकेट, मतलब औसत देखिए 14 का औसत है इनका, 14.21 का औसत है। इकोनॉमी है 7.15 की इकोनॉमी है। सोचिए, औसत 14 का, मतलब 14 रन देकर जो व्यक्ति एक विकेट लेता है वो टीम में ही नहीं है कुलदीप यादव, क्योंकि भैया ने तय कर लिया है किसको खिलाना है। ये लो, तुम लोग जाओ खेलो, अभी गली क्रिकेट खेलो। यजुवेंद्र चहल, ये दोनों ने मिलकर पता नहीं इंडिया को कितने मैच जिताए होंगे, लेकिन दोनों स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं है। इन्होंने 49 मैच में करीब 63 विकेट लिया है यजुवेंद्र चहल ने। 25 का औसत है, मतलब 24 रन 25 रन देकर एक विकेट लेते हैं। लेकिन इनको भाई के लिए टीम में जगह ही नहीं है। तुम बाहर बैठो। ये क्यों बाहर बैठे हैं किसी को नहीं पता। भैया का मन है बाहर तो बाहर। कोहली भैया दिवाली खेल मनाना सिखा रहे हैं तो टीम सिलेक्शन उनको कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखा सकता। आप हार रहे हैं लेकिन बदलाव से डर रहे हैं। अच्छा, हाल में आईपीएल, आपको लगे चलो ये लोग तो पुराने हैं, इनको हटा दिया होगा। हाल में आईपीएल के जो स्टार रहे उनको तो खिला लेते। अब आपको ये दिखाता हूं आईपीएल के स्टार कौन थे। यहां डालिए जरा। आपने सुना होगा नाम हर्षल पटेल का। इस खिलाड़ी ने, हर्षल पटेल ने, ये हर्षल पटेल है, 15 मैच में 32 विकेट लिए। 15 में 32, औसत है 14 का, मतलब हर 14 रन पे ये आदमी एक विकेट ले रहा है। और 5 for 27, 5 विकेट लेने के लिए 27 रन दिए थे इसे। लेकिन ये हर्षल पटेल नहीं खेलेगा, खेलेंगे मोहम्मद शमी, क्योंकि भैया का मन है। तो जब ऐसे मन से खेलिएगा और टीम बनाइएगा अपनी मर्जी का, तो टीम की हार तय हो जाती है। ऋतुराज गायकवाड़ का डालिए जरा। आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या किया? 16 मैच में इस भाई ने 635 रन मारे, औसत है 45 का। लेकिन ये नहीं खेलेंगे। खेलेंगे कौन? वही जिनको भैया चाहेंगे। तो जब आपकी मर्जी से खेलेंगे, प्रदर्शन नहीं देखिएगा तो हारते हैं। वेंकटेश अय्यर, 10 मैच में भाई ने 370 रन मारे, 41 का औसत है, लेकिन ये नहीं खेलेंगे। मतलब एक ऐसी टीम होती है जिसके पास शायद लोग ना हो खिलाने के लिए। यहां उसी आईपीएल में स्टार्स बैठे हुए हैं, लेकिन आप उनको खिला रहे हैं जिनका पिछला प्रदर्शन, मतलब पिछली कॉपी में नंबर दे रहे हैं। और जो यहां लेके फाइल खड़ा कि सर हमको देखिए तो एक बार, इनको नहीं खिला रहे। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कोहली की हमको एग्जैक्टली पता है कि हमने क्या गलतियां की। अरे ये गलती, शुभमन गिल 17 मैच में 478 रन, लास्ट में इन्होंने पिक कर लिया था, फॉर्म में आ गए थे, इनको नहीं खिलाया। अब उन खिलाड़ियों के बारे में भी जानिए जिन्होंने आईपीएल 2021 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया, उसके बाद भी टीम में सेलेक्ट हो गए। भाई आईपीएल लास्ट खेल के उसी जगह पे आप मैच खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव का डालिए। सूर्य कुमार यादव 14 मैच में इन्होंने आईपीएल में 22 के औसत से 317 रन बनाए, लेकिन खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया को लगता है ये एक्सेप्शनल प्लेयर है, कोहली भैया को। ईशान किशन 26 का औसत है, लेकिन खेल रहे हैं। क्यों? इनसे बढ़िया बढ़िया वाले बैठे हुए हैं ना, अभी आपको दिखाया ना बैठे हुए हैं, लेकिन खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या 12 मैच में आईपीएल में 14 के औसत से 127 रन बनाए। कंधे में चोट है, नहीं बॉलिंग नहीं डाल पा रहे, कमर में दिक्कत है, लेकिन खेलेंगे क्योंकि कोहली भैया ने बोला है। ऋषभ पंत 16 मैच में 419 रन इन्होंने बनाए। चलिए ठीक है, इनका फिर भी औसत 34 का है, कुछ तो बेहतर है बाकियों से। बतौर बैट्समैन विराट कोहली का प्रदर्शन शानदार होता है, लेकिन बतौर कप्तान विराट कोहली के प्रदर्शन पर सवाल हमेशा उठे। जब बायलैटरल सीरीज होती है, यानी दो देशों की क्रिकेट सीरीज होती है, तो कोहली बतौर कप्तान ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब मल्टी टीम इवेंट होता है तो उनकी कप्तानी बेजान नजर आती है। एक टीम के खिलाफ मैच में प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन मल्टी टीम इवेंट में प्लानिंग उनकी फेल नजर आती है। टीम सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं।
आपको दिखाता हूं, ओपनिंग जोड़ी की बात कर लीजिए, आप विराट कोहली का कंफ्यूजन देखिए, ओपनिंग की हालत देखिए, कोहली का जो कंफ्यूजन है, कोहली का कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज्ड रहते हैं कि किसको खिलाना नहीं खिलाना, या खिलाना है तो अपनी मर्जी से खिलाते हैं, हम ही लोग शायद सोच रहे हैं कंफ्यूज्ड हैं, वो पूरा सेट रहते हैं। पहले ओपनर को लेकर क्या कहा, ओपनर को लेकर पहले कहा कि धवन प्लस राहुल, केएल राहुल ये ओपन कर रहे हैं, ठीक है भाई कर रहे हैं। उसके बाद शिखर धवन फेल हुए तो उनको इंग्लैंड में बाकी 4 मैच में खिलाया ही नहीं, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ केएल राहुल लगातार 4 मैच में फ्लॉप हो गए, 5वें मैच में रोहित के साथ कोहली ने ओपनिंग की, यानी रोहित शर्मा प्लस कोहली, ये इन्होंने ओपनिंग की जोड़ी बना ली, या हम ही दोनों कर लेंगे भाई, छोड़ो इन लोगों को हटाओ। कोहली ने 80 रन भी बना दिए, चलिए भाई ठीक है। इसके बाद कोहली ने कह दिया कि वर्ल्ड कप में वही रोहित के साथ ओपनिंग करेंगे। फिर आईपीएल में केएल राहुल ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड के खिलाफ ठीक खेले, तो ओपनिंग जोड़ी में बदलाव हुआ। फिर रोहित प्लस केएल राहुल बना दिया कि रोहित और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, ठीक है भाई चलो, ये आदमी फॉर्म में है तो आपने कहा तो चलो कर लिया, ये भी कर लिया। शिखर धवन को तो टीम में ही नहीं लिया। अब जब पाकिस्तान के खिलाफ रोहित और राहुल खेले और रोहित शर्मा आउट हो गए, तो जिनको आपने खिलाया कि भाई ये ओपनर होंगे, आपने रोहित शर्मा को नीचे कर दिया और यहां ईशान किशन को ले आए और उसके साथ राहुल को, केएल राहुल को ओपनिंग करा दी। मतलब आपका ओपनिंग स्पॉट ही फिक्स नहीं है भाई, घूम रहे हैं, जब जिसको मन उसको ओपनिंग करा दो। ईशान किशन से आप ओपनिंग करा रहे हैं रोहित शर्मा को ड्रॉप करके, क्योंकि रोहित शर्मा को एक इनसिंगर गेंद जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आउट कर देती है। अगर इतने बड़े खिलाड़ी हैं जिनको आप मानते हैं कि जो अभी हालिया प्रदर्शन के बावजूद अच्छे को आपने बाहर बैठाकर रोहित शर्मा को चुना है, और उस आदमी को आपको लगता है कि आपको उनको नीचे उतारना चाहिए। ईशान किशन उनसे बेटर प्लेयर हो गए। कोहली को पता ही नहीं ओपनिंग किससे करानी है भाई, और टीम हारेगी नहीं तो फिर क्या होगा। टीम इंडिया लगातार 2 मैच हारी है, सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। इसके बाद भी भाई हम तो 90s का वो दौर होता था जब हर सीरीज में टीम इंडिया खेलने उतरती थी तो हम लोग जो हाथ जोड़ते थे कि फलाना टीम हार जाए और इंडियन टीम को जो है इससे जीत मिल जाए और वो उससे हार जाए और नेट रन रेट में इंडिया फाइनल में पहुंच जाए। मतलब वो पेड़ के पास धागा बांधने वाला हिसाब होता था। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि टीम इंडिया जो है वो धागा बांध रहे हैं कि कुछ चमत्कार होगा और टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। और चमत्कार की शर्तें क्या हैं कि टीम इंडिया को पहले अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया, जिससे मैच बचा हुआ है सबको हराना होगा और बड़े अंतर से हराना होगा। दूसरी शर्त है चमत्कार की, अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड में से कोई एक टीम न्यूजीलैंड को भी हरा दे। अब जिस न्यूजीलैंड को इंडिया नहीं हरा पा रही है, ये लोग कैसे हराएंगे, फिर भी चमत्कार की उम्मीद है। अब रन रेट सुधरेगा, न्यूजीलैंड हारेगा। अभी भारत का नेट रन रेट जो है वो माइनस में है 1.6, अफगानिस्तान का नेट रन रेट 3.097 है। तो अफगानिस्तान को बड़े मार्जिन से हराओ और न्यूजीलैंड भी अफगानिस्तान को हरा दे और उसके बाद फलाने से हार जाए, मतलब यही अभी धागा बांधते रहिए, क्योंकि दूसरी टीमों ने तो धागा खोल दिया टीम इंडिया का। हम लोग इतना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, तो ये प्रश्न पूछने का अधिकार भी रखते हैं कि ऐसा टीम सिलेक्शन क्यों। दोस्ती यारी में नहीं खिलाएंगे ना आप, पिछले प्रदर्शन के हिसाब पे नहीं खिलाएंगे ना आप। जो अच्छा खेल रहे हैं युवाओं को मौका तो दीजिए। आप दूसरी टीम से उठा के देख लीजिए, जो टीमें खेल रही हैं आप उनको उठा के देख लीजिए कि उनमें कितने नए खिलाड़ी आ चुके हैं। लेकिन टीम इंडिया में वही खेल रहे हैं जिनको कोहली भैया चाहते हैं, शास्त्री भैया चाहते हैं और जो उनकी मैनेजमेंट चाहती है। तो जब ये अपने चाहने पे चलिएगा तो चाहने वाले निराश होंगे और हार पहले से तय कर देंगे आप जब इस तरीके से टीम बनाएंगे। सोचिएगा। अब पाठशाला में किसान आंदोलन का चैप्टर। हाल ही में
वहां तो जो खिलाड़ी खेल ही रहे हैं, यहां भी कुछ खिलाड़ी हैं। हाल ही में दिल्ली के बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने की तस्वीरें आई, जिसमें दो तरह की चर्चा तेज हो गई। पहली कि किसान बॉर्डर से हट रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डर खुल रहे हैं। दूसरी चर्चा यह हुई कि किसान आंदोलन खत्म होने वाला है। दोनों ही चीजें सिर्फ चर्चा बनकर रह गई थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बॉर्डर को ब्लॉक करने पर सवाल उठाए तो किसान नेताओं ने कहा कि रोड हमने ब्लॉक नहीं किया है, वो तो दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग लगा रही, हमने रास्ता रोका ही नहीं, ये किसान कहने लगे। फिर दिल्ली पुलिस ने एक एक करके सारी बैरिकेडिंग हटा दी। तो अब दिल्ली के बॉर्डर खाली हो जाने चाहिए। आपने नहीं बंद की थी तो जिसने बंद की थी उसने खोल दिया, अब खाली होने दीजिए। अब जब बॉर्डर खाली हो रहा है तो किसान नेता धमकी दे रहे हैं गुरनाम सिंह चडूनी कि अगर सरकार ने सड़कें खाली करवाने की कोशिश की तो पीएम मोदी के दरवाजे पर जाकर दिवाली मनाएंगे। नमस्कार साथियों, सरकार कई दिन से बॉर्डर खोलने की तैयारी कर रही है और लोगों में भी बड़ी अफरा तफरी है। चर्चा चल रही है कि दिवाली से पहले सड़कें खाली करा देगी सरकार। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी भुलेखे में, किसी भूल में, किसी गलती में मत रहे। और आपको भी कहते हैं, आप भी तैयारी करिए। अगर सरकार ने सड़कें खाली करवाने की कोशिश की तो फिर इस बार की दिवाली मोदी के दरवाजे पे मनाएंगे। सभी लोग चलेंगे मोदी के घर के आगे, वहां पे डेरा डालेंगे और अब की दिवाली वहां पे मनाएंगे। तो सरकार को दोबारा से चेतावनी है कि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, कोई दंगा नहीं कर रहे, कोई झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार छेड़खानी करती है किसानों से, अगर कोई किसानों को जबरदस्ती की उठाने की तैयारी करती है तो फिर हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे और पूरे हरियाणा क्या पूरे देश के किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और उसके लिए सभी भाइयों से अनुरोध है कि पूरा ध्यान रखें, अपने सारे भाइयों को चौकस रहें। कभी भी आपको मैसेज आ सकता है कि रात को मैसेज आए तो रात को ही दिल्ली की तरफ चल पड़ना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चडूनी साहब हैं, कह रहे हैं पीएम के घर के बाहर दिवाली मनाएंगे, धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत भी ऐसी ही चेतावनी दे रहे हैं। राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है, उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टर से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेगा और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आंदोलन स्थल पर तंबुओं को मजबूत करेगा। कल राकेश टिकैत ने कहा था कि बॉर्डर से जबरन हटाया तो किसान पुलिस थाने और डीएम ऑफिस में टेंट लगाएंगे। ये वही राकेश टिकैत है जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमने रास्ता रोका ही नहीं है, जिसको खोलना है खोल ले। सुनिए एक बार। आप लोगों को राइट है प्रोटेस्ट करने का, तो लोगों को भी राइट है यहाँ से फ्रीली मूव करने का, तो इसलिए आपको अपनी प्रोटेस्ट जारी करनी चाहिए, बट रोड ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। हमने रोड ब्लॉक कर ही नहीं रखी, रोड तो खुली हुई है। ऊपर जाकर आप दिखाओ, रोड खुली हुई है। ये रोड भी खुल सकती है, अगर इसको पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखे हैं, खुल सकता है तो लोग मूव कर सकते हैं। हमने नहीं बैरिकेडिंग की। सर, लेकिन आप लोग यहाँ पे कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे? आप लोग यहाँ पे बैठे हैं इसलिए यहाँ की मेजर सड़कें, यूपी की बॉर्डर और हरियाणा की बॉर्डर बंद है, खुली हुई है। वो पुलिस ने ब्लॉक करा है, पुलिस से खुलवाओ। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को कहा है कि रोड खुलवाओ, तो खुलवानी चाहिए उनको। बैरिकेडिंग कौन लेकर आया? बैरिकेडिंग किसान के हैं या फोर्स के हैं? फोर्स के हैं। तो आप लोग अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, आप लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे? जिद कहाँ है? आपका जो क्वेश्चन है मैंने उसका जवाब दिया। जिद कहाँ है? बैरिकेडिंग किसके हैं? फोर्स के। रोड ब्लॉक किसने करा? फोर्स ने। रोड ब्लॉक करा है फोर्स ने, वो खुलवा। और ऊपर से खुले हुए हैं रास्ते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जैसे यहाँ के लोगों के नागरिकता, सिटीजन राइट भी तो है ना सर, फ्री मूवमेंट का, वो भी तो मूव करना चाहिए ना, होना चाहिए फ्री मूवमेंट। हमको अमन नहीं कर रहे। बॉर्डर ब्लॉक है, नहीं, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है। फोटो दिखाए, आप जाकर दिखाओ, ऊपर रोड नहीं चल रही, सब चल रही, तो आप सब चली हुई है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो पुलिस ने कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को कहा है कि आप खोल लो और किसानों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ये कहा है। अगर यहाँ से ये ब्लॉकेट हट जाती है तो आपका अगला क्या होएगा? आप कहाँ जाना चाहेंगे उसके बाद? और जब खुल जाएगा, जब बता देंगे कहाँ जाना चाहेंगे।
पहला हटवाओ। तो ये राकेश टिकैत हैं, इनके मैंने आपको पहले भी बताया था ना, जलेबी छानते हैं जवाब देते वक्त, गोल गोल घुमाते हैं। तो ये लोग कह रहे थे कि हमने नहीं लगाया बैरिकेड, पुलिस ने लगाया है, पुलिस से बोलिए हटा ले। अब पुलिस हटा रही है तो धमकी दे रहे हैं कि हटा क्यों रहे हो, हम जाके पीएम के घर के बाहर जो है वो वहां धरने पर बैठ जाएंगे और वहां दिवाली मनाएंगे। मतलब कोई स्टैंड ही नहीं है भाई, जब जो मन में आए बोल दो, कोई बात की वैल्यू ही नहीं है। आज जो मन आए बोल दो, कल को जो मन आए बोल दो। मैप के जरिए आपको दिखाता हूं कि दिल्ली में कहां कहां इस वक्त जो है, दिल्ली के आसपास ये किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन जो चल रहा है। एक है गाजीपुर बॉर्डर, दूसरा है टिकरी बॉर्डर और तीसरा है सिंगू बॉर्डर। यहां पिछले साल 26 नवंबर से बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। दिल्ली के बॉर्डर पर अभी क्या चल रहा है, अभी वहां कैसे हालात हैं, यह आपको बताता हूं। अभी की स्थिति क्या है, अभी की स्थिति, और यह स्थिति आपको बताएगी कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, कि यहां क्या हालत है। सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर, ये गाजीपुर बॉर्डर पर आज की तारीख में 400 से 500 किसान होंगे, ज्यादा नहीं है, बस इतने ही डटे हुए हैं। यहां जो कंक्रीट बैरिकेडिंग थी वो हटा दी गई है। इसके बाद है सिंगू बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, यहां कितने किसान हैं, यहां करीब 4 से 5 हजार किसान हैं जो कि टिके हुए हैं। यह सिंगू बॉर्डर का हाल है, यहां बैरिकेडिंग नहीं हटी है। टिकरी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, यहां पर दिल्ली से बहादुरपुर का जो रास्ता है वो खुल गया, बहादुरगढ़ का। यहां से 5 से 6 लेयर की जो बैरिकेडिंग थी वो हटा दी गई है। यहां पर 8 से 10 हजार किसानों के डटे होने की बात कही जाती है। ये इतने किसान यहां पर है। ये अभी की स्थिति है जिन 3 जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। अब आंदोलन की बात कर रहे हैं तो यह भी जानना चाहिए कि किस मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान की शर्तें क्या है, मतलब किसान की मांग क्या है। जो ये किसान बैठे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि किसानों का आंदोलन है नहीं है, वो अलग प्रश्न है। किसान की मांग क्या है, तो पहला तो यह है कि तीनों कृषि कानून वापस लो। सरकार कह रही है हम इसको वापस लेंगे नहीं, आप आइए चर्चा कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट तो यह भी पूछ रहा है कि जब हमने रोक ही लगा रखी है तो तुम प्रदर्शन किस बात का कर रहे हो। उसके बाद इनकी मांग है कि एमएसपी लिखित में दीजिए। सरकार कह रही है कि एमएसपी चल ही रहा है, तो किस बात के लिए एमएसपी तुमको लिखित में दें। अभी रिकॉर्ड एमएसपी दी गई है, रिकॉर्ड एमएसपी पे खरीद हुई है, लेकिन नहीं, एमएसपी लिखित में चाहिए। तो अभी वाली किस पे हो रही है, बिना लिखित के हो रही है। उसके बाद था बिजली बिल, बिजली बिल का विरोध था। इसमें क्या था, इसमें आप देखिएगा, देश के हिसाब से सोचिए, आज की तारीख में क्या होता है कि जो अलग अलग राज्य हैं उन्होंने किसानों के लिए बिजली जो है वो मुफ्त कर रखी है। अब उसमें क्या होता है कि आपको जितनी मन बिजली जलाइए और वो राज्य सरकार भरती है, वो देती है जो डिस्कॉम कंपनियां होती हैं उनको। अब राज्य सरकारें नहीं देती हैं टाइम पर, तो डिस्कॉम कंपनियां जो हैं वो जाती है नुकसान में। उनको नुकसान कम करना है तो वो क्या करती है, वो आपके यहां की बिजली काटती हैं। उस हिसाब से काम चलता है। सरकार एक कानून लेकर आई और उसने बोला कि आप जो है पहले बिल भर दीजिए, किसान पहले बिल भर दे, बिजली बिल, और उसके बाद वही बिल का पैसा जो उसने भरा है वो आपके अकाउंट में डाल देंगे। इससे क्या होना था, इससे 2 चीजें होनी थी। बिजली की खपत लिमिटेड होनी थी, क्योंकि आपको पता है पहले तो मुझे अपने अकाउंट से देना है, उसके बाद मेरे अकाउंट में आएगा, तो बिजली लिमिटेड खर्च होनी थी। दूसरा, डिस्कॉम कंपनियों का नुकसान कम होना था, क्योंकि उनको तो पैसा चला गया। अब सरकार को चूंकि किसान को देना है तो वो रोकेगा नहीं, क्योंकि उनको वोट चाहिए। इसका इतना भयंकर विरोध हुआ, बताइए, कोई बुरी चीज थी, देश के हक में थी, लेकिन इतना विरोध हुआ कि इसको खत्म करना पड़ गया।
सरकार ने बात मान ली, बिजली बिल वापस ले लिया। उसके बाद था कि पराली जलाने पर, पराली को लेकर कि पराली जलाने पर जो सजा और जुर्माना है वो हटा लिया जाए। ये दिवाली में एक दिन पटाखा फूट जाए तो पूरे दुनिया में, पूरे देश में हंगामा हो रहा है। ये कह रहे हैं हम पराली भी जलाएंगे और हम पे कोई जुर्माना और सजा भी ना हो। सरकार इस पे भी सहमत हो गई कि चलो ठीक है, केस वापस ले लिया। लेकिन प्रदर्शन चल रहा है। सरकार ने यह डिमांड भी मान ली कि जो किसान पकड़े गए पराली जलाने पे उनको छोड़ दो। सबको छोड़ भी दिया। कृषि कानूनों की मौजूदा स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ज्यादातर मांगे मानी जा चुकी हैं। कानून अभी है नहीं, कोर्ट ने रोक लगा रखी है। कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी हुई है। फिर भी प्रदर्शन चल रहा है। पीएम के घर के बाहर जो है, हम प्रदर्शन कर देंगे और हम वहीं दिवाली मनाएंगे। कभी रेल रोकेंगे, कभी बस रोकेंगे। देश जो है वो अर्थव्यवस्था कैसे आगे जाए इसमें लगा हुआ है, लेकिन ये रोकेंगे। किसान आंदोलन के सहारे मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं। कितना काम हुआ किसान के लिए इस सरकार के अंदर और कितना काम हुआ इस आंदोलन के अंदर, आपको तय करना चाहिए। 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। 2014 और उसके पहले के हालात क्या थे, इसको आपको देखना चाहिए। 2014 और 2014 के पहले, यह आपके सामने डेटा रखता हूं किसानों को लेकर, किसान की हालत। यह समझिए, किसान की आय कितनी थी। 2021 कर लीजिए इसको, एक मिनट। आज की तारीख में 2014 में कितनी थी और ये 2021 में कितनी है। से पहले 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तब किसान की आय थी 6,426 रुपए प्रति महीना। यह किसान की आय थी। 2021 में किसान की आय प्रति महीना हो चुकी है 10,218 रुपए प्रति महीना। यह फर्क आया है। लगभग 4,000 रुपए हर महीने बढ़ चुकी है। लेकिन राकेश टिकैत इस पे बात नहीं करते। कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन, यह 2015 का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। 2,520 लाख टन यह कृषि उत्पादन था, यह 2015। और अब 2020 का आंकड़ा क्या है? 2,967 लाख टन, यानी 2020। और यह तब है जब देश ने इसी 4-5 साल के अंदर भयंकर बाढ़ भी देख ली है और भयंकर सूखा भी देख लिया है। तब भी प्रदर्शन बढ़ा है। अब बात करता हूं एमएसपी की। 2014 की तुलना में सभी प्रमुख फसलों पर एमएसपी जो है वो 40 से 70% बढ़ी है। सभी प्रमुख फसलों पर बढ़ी है 2014 के मुकाबले। यह हालत है किसानों के लिए, क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है उसकी। लेकिन इस पर चर्चा नहीं है। बस कह दिया, कुछ कह दिया तो अब उस पर प्रदर्शन चल रहा है। कितना किसानों के लिए हुआ नहीं हुआ, इस पर बात करो ना भाई। इसी का आपको एक और आंकड़ा दिखाता हूं। कृषि मंत्रालय का खर्च, यानी कितना खर्च किया जा रहा था किसानों के ऊपर। 2014-15 में यह 27,000 करोड़ था। 27,000 करोड़, 27K। और आज की तारीख में 2020-21 में कितना हो गया है? 1,30,000 करोड़। यह कृषि मंत्रालय का खर्च है। यानी करीब करीब मान के चलिए कि 1,00,000 करोड़ से ऊपर बढ़ चुका है। कहां 27,000 करोड़ खर्च होता था और कहां 1,30,000 करोड़ अब किसानों पर खर्च हो रहा है। यह हुआ है बीते कुछ सालों में। 60,000 करोड़ रुपए किसानों की आय दोगुनी हो चुके, इसके लिए खर्च किया गया है। अकाउंट में जो पैसा 2,000 रुपए जाता है,
किसान सम्मान निधि योजना के तहत, वो कहां से जाता है? साल में 6,000 रुपए जो जाता है, कितने देश की अर्थव्यवस्था नीचे से नीचे भी चली गई तो भी वो पैसा नहीं रोका गया। लेकिन किसान आंदोलन चलेगा क्योंकि किसी राकेश टिकैत, किसी चढ़ूनी ने कह दिया है। 2014 से पहले और उसके बाद जो हालात थे वो आपने देखे। किसानों के लिए जो योजनाएं आई उससे किसानों का फायदा क्या हुआ, इस पर बात तो कीजिए। किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि 6,000 हर साल। इससे कितने किसानों को फायदा हो रहा है? 11.42 करोड़, यानी कई यूरोप के देशों की इतनी आबादी नहीं होगी जितने किसानों के अकाउंट में यहां पैसा जा रहा है। इसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड यह बनाया गया किसान, यानी जो मिट्टी आपकी है उसकी गुणवत्ता कैसी है उसको जांचने के लिए 14 करोड़ किसानों को इससे फायदा हुआ है। पीएम फसल बीमा योजना, इसमें आपको फसल बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री के तहत 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। 2 लाख का बीमा। और 2020-21 में 70 लाख से ज्यादा किसानों को भुगतान हुआ है। यह कोई आपको मामूली आंकड़ा लगता है जिनको बीमा की रकम मिली है? अब आप सोचिए ये नहीं होता तो इन 70 लाख किसानों का क्या हुआ होता, सोचिए। कभी ओला पड़ जाता है, जब आप कहते हैं ना अरे मौसम कितना अच्छा हो गया, बारिश देखिए अचानक से बारिश हो गई, ओला पड़ गया, दिल्ली मुंबई में बैठ के आपको मजा आता है? किसान रोता है। और वो किसान तब चुप होता है जब उसको पता चलता है कि अरे फसल बीमा योजना के तहत तो पैसा मिलेगा, बचेगा पैसा। 70 लाख किसानों पर सोचिए क्या बीती होती अगर योजना नहीं होती। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं है। कृषि उड़ान योजना, फसलों को सही समय पर बाजार पहुंचाने के लिए फ्लाइट्स का इस्तेमाल। किसान क्रेडिट कार्ड, 20 महीने में 2.5 करोड़ किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड तैयार हुआ है। कम समय में जल्द से जल्द लोन मिलता है, रिकॉर्ड है अपने आप में। 3 लाख तक का लोन जो है वो 4% ब्याज पर मिल रहा है, सिर्फ 4% पर। पशुधन बीमा योजना, किसानों के 2 पशुओं का बीमा, प्रीमियम का कुछ हिस्सा सरकार देती है। इस योजना की लिस्ट बहुत लंबी है। नरेंद्र मोदी अक्सर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि कृषि को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ो। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा, तो यह सब उसी दिशा में चल रहा है ना। ई नैम योजना आपने सुना होगा, ई नैम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। देश भर में फसल ऑनलाइन बेचने का प्लेटफॉर्म, देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यापारी किसान की फसल खरीद सकता है। किसानों को हाथों हाथ पैसा ट्रांसफर होता है। यह 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था। 18 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश की 1000 मार्केट को इससे ऑलरेडी जोड़ा गया है। किसानों को फायदा हो रहा है, लेकिन नहीं, किसान हर जगह नहीं बेचेगा, उस कानून का विरोध हो रहा है। ई नैम पे जो फायदा हो रहा है उसका क्या? 1,69,00,000 से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड है ई नैम पर। वो किसान नहीं है जो चाहते हैं कि मैं कहीं भी बेचूं अपनी फसल को। जियो मैपिंग, किस इलाके में सूखा, कहां बाढ़, इसकी सटीक जानकारी, किस खास इलाके में फसलों की क्या हालत है इसकी जानकारी, फसलों की कटाई कब होगी, ऐसी जानकारी आपको दी जाती है मैपिंग के जरिए, ताकि फसल बीमा की क्लेम आसानी से मिल पाए। नेशनल एग्रीकल्चर जियो हब, इसके जरिए किसानों की खेती की जमीन का रिकॉर्ड तैयार होगा। हर किसान को यूनिक आईडी मिलेगी। सरकार किसानों का डेटाबेस तैयार कर रही है। जमीन के रिकॉर्ड किसानों के डेटाबेस को जोड़ा जाएगा। पहली बार किसानों के अकाउंट में एमएसपी डायरेक्ट जा रही है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं है। दिवाली मनाएंगे कहां? नरेंद्र मोदी के घर के बाहर। क्यों? नहीं, उस पर बात नहीं करेंगे, ये सब पे बात नहीं करेंगे। ये सब भी पाठशाला में समझिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लौट रहा हूं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस दिवाली देशवासियों से अपील की कि इस बार अगर खरीदारी कर ही रहे हैं तो लोकल फॉर वोकल के साथ साथ नारी से खरीदारी करें। कौन नहीं जानता, सुबह से रात तक इनकी दुकानों के बाहर लाइन जो लगी रहती है।
कविता आंटी के हाथों से बनी मिठाई के चर्चे दूर दूर तक हैं। मंजू के बुटीक में तो पूरे शहर के कपड़े बनते हैं। अम्मा के दिए आज हर घर रोशन करते हैं। इस दिवाली सब मिलकर देते हैं इन्हें और बढ़ावा, करते हैं अपनी बहनों से भागीदारी। इस त्योहार करें नारी से खरीदारी। आपने दिवाली की इस खरीदारी के वक्त देखा होगा बाजार में उस महिला को जो दिए या फूल बेच रही है, उसको भी देखा होगा जो दिवाली की डेकोरेशंस बेच रही हो। शायद उसको याद करें जो सलवार सूट सिलने में माहिर हो, जो आपकी पसंदीदा साड़ी आपको दिखाए। इस दिवाली पे जब आप खरीदारी करें, प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय आह्वान को जरूर स्वीकारें, दैट बी वोकल फॉर लोकल। लेकिन मेरी ओर से एक विशेष आग्रह है कि आप इस दिवाली करें नारी से खरीदारी।